जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 12th हिस्ट्री मॉडल सेट करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले के वीडियो हमने 1 से लेकर 30 तक एमसीक्यू प्रश्न जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हल किए हैं। तो आप लोग उस वीडियो को देखने के लिए हमारे लिंक पर जाएँ, वहाँ से भी देख सकते हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न होगा वो 2 अंक का प्रश्न 6 होगा, 3 अंक का 6 प्रश्न होगा। तो पहला प्रश्न जिसमें से है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर लिखिए। दूसरा प्रश्न है, मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तिका का नाम बताइए। तीसरा प्रश्न है, एकता एकता शब्द से आप क्या समझते हैं। चौथा, चंपारण सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ। पांचवा प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसने प्रारंभ किया किया था। और छठा प्रश्न है, गांधी अरविंद समझौता कब हुआ। तो ये हमारे जो 1 से लेकर 6 तक हमारा 2 अंक के प्रश्न होंगे, और आप लोग का फाइनल एग्जाम में वहाँ पे 31 से लेकर 38 तक के प्रश्न में होंगे। 3 अंक के प्रश्न में हम देख लेते हैं, जहाँ पे हमारा 3 अंक का प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है, महाजनपदों की विशेषताएं लिखिए। वहीं दूसरा प्रश्न कह रहा है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है, मौर्यकालीन अशोक के धर्म नीति की विशेषताएं बताइए। और 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, 1857 के विद्रोह के 3 प्रमुख कारण लिखिए। जबकि हमारा 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में दादा भाई नौरोजी के क्या योगदान था, या फिर योगदान लिखिए। तो ये सभी हमारे 3 अंक के प्रश्न होंगे। इसके अलावा 6 नंबर जो प्रश्न है 3 अंक में मेरा, उसमें कह रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को हम हल करने जा रहे हैं। आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक देखें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाएं। तो सबसे पहले 2 अंक वाले प्रश्न का उत्तर करने वाले हैं। तो जिसमें से हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगरों में से एक था। और इसके अलावा यहाँ से नृत्य करते हुए गुड़िया भी मिले थे। और वहीं इसके खोज के बारे में जानकारी दे दे तो इनका खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंध नदी के किनारे स्थित है। इससे ज़्यादा आप लोग का प्रश्न नहीं पूछने वाले हैं, तो आप लोग इन सभी पॉइंट को अच्छे से नोट करते जाएंगे। दूसरा प्रश्न था, मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, इंडिका मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है। और मेगास्थनीज, आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि इन्होंने इंडिका में किसके बारे में बताया है, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया है। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, इक्त शब्द से आप क्या समझते हैं। तो इक्त वस्त्र रंगाई और बुनाई की एक विशेष पद्धति थी, जिसमें धागे को पहले रंगा जाता था, फिर उनसे कपड़े बुना जाता था। यह तकनीक विशेषकर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में प्रचलित थी। चौथा हमारा प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ। तो आप सभी को पता है 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में हुआ। यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। गांधी जी के बारे में बात कर लेते हैं तो 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं और 1917 ईस्वी में पहला चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं। इसके बाद 1918 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन। 1919 में मेरे प्यारे बच्चों रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और 1919 में खिलाफत आंदोलन भी शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा चलाया जाता है। वहीं गांधी जी द्वारा 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। तो ये सभी गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन थे। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न कहता है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन प्रारंभ किया था। बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर प्रश्न हमारा 2 अंक का जो प्रश्न है वो आखिरी प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। और साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन उसी समय हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद हुआ था। इसके अलावा आप लोग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं सगुन और निर्गुण धारा। सगुन धारा में जिसमें ईश्वर की उपासना की जाती है, और निर्गुण धारा में निराकार देवता की उपासना की जाती है। तो
उदाहरण के लिए कबीर जो थे निर्गुण धारा से थे, मीरा जो थी सगुण धारा से थी। इसके अलावा भी आप लोग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्नानागार के बारे में भी। तो ये हमारे 2 अंक के प्रश्न थे। अब हम 3 अंक वाले प्रश्नों को करने वाले हैं। तो जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है, महाजन पदों की 2 विशेषताएं लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, महाजन पदों की पहली विशेषता है कि ये 16 बड़े राज्यों या गणराज्यों का समूह थे, जिसमें से नाम भी हम आप लोग को कुछ बता देने वाले। अवंती था, चेदी था, मत्स्य था, सूरसेन था, अस्मक था, अवंती था, काशी था, कौशल था, कुरु था, मगध था। और इन 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? तो मगध था। मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी थी। आप लोग नोट कीजिएगा, राजगिरी इसके आरंभिक राजधानी थी। बाद में इसकी राजधानी कहाँ हो गया था? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र हो गया था। इसके अलावा उस समय लोहे की खदान गंगा नदी के किनारे होने के कारण, सिंचाई का उत्तम साधन होने के कारण काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। इसके अलावा जंगलों से प्राप्त होने वाले हाथी दांत वगैरह का व्यापार बहुत जोर शोर से चलता था, जिसके कारण से मगध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिशाली गणराज्य बन गया था। दूसरा पॉइंट है, इनका प्रशासन राजा या गणपति द्वारा चलाया जाता था। गणपति शब्द का प्रयोग ओडिशा के द्वारा किया गया था, राजाओं के लिए भी किया जाता था। इसके अलावा इसमें मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। बिल्कुल सही बात है। और इसकी राजधानी भी हम आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्यकालीन अशोक के धर्म नीति की विशेषताएं बताइए। मौर्यकालीन अशोक के धर्म नीति की विशेषताएं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था, उनका बेटा का नाम बिंदुसार था, जिनके शासनकाल 298 से 272 ईसा पूर्व था। 298 से 272। वहीं अगर यदि आप लोग से पूछा जाए चंद्रगुप्त मौर्य का, तो 321 से 298 ईसा पूर्व था। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को जानकारी देना चाहते हैं कि अशोक जो थे वो बिंदुसार के बेटे थे, और इनका शासनकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व था। किनका? अशोक का। साथ ही अशोक ने राज्यारोहण के 8वें 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। और इस युद्ध के बाद ही अशोक ने धर्म की नीति अपनाई थी। तो पूरे प्रश्न को बारीकी से अध्ययन करना है। और धर्म की नीति के विशेषताएं क्या थी? तो अहिंसा और करुणा पर बल दिया, प्रजा के हित में नीतियां अपनाई, अस्त्र शस्त्र हथियार को त्याग दिया था, धार्मिक सहिष्णुता और सभी मतों के प्रति समान दृष्टिकोण रखा। तो ये इनकी प्रमुख विशेषताएं थी। इसके अलावा अपने से बड़ों के प्रति अच्छा व्यवहार करना, छोटे के प्रति अच्छा व्यवहार करना, माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, ये उनकी प्रमुख धर्म नीति के प्रमुख विशेषताओं में से एक थे। आगे हमारा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के 3 प्रमुख कारण लिखिए। तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। आप लोग को जानकारी होना चाहिए, मेरठ से। और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही जिनका नाम क्या था? मंगल पांडे। क्या था? मंगल पांडे, जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस को चलाने से मना कर दिया, क्योंकि यह कारतूस जो था गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ था, जो मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्म के खिलाफ था। तो पहली सैन्य कारण था, पहला विशेष था, जिसमें से नए राइफल कारतूस में गाय सुअर की चर्बी का प्रयोग है या फिर प्रयोग किया गया था, जो दोनों धर्म के खिलाफ थे। दूसरी चीज़ है, इनफील्ड राइफल के जगह पे नई राइफल बंदूक लाया गया था। आप लोग ये भी जानकारी रखना है। राजनीतिक कारण क्या था? लैप्स की नीति से राज्य छीनना, मतलब हड़प की नीति चलाई गई थी। 1948 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। और सबसे पहले सतारा को ब्रिटिश राज में मिला लिया गया, और एक एक करके सतारा, संबलपुर, झांसी और अंत में अवध को भी ब्रिटिश राज में मिला लिया गया, जो विद्रोह का कारण बना था। तीसरा कारण क्या था मेरे प्यारे बच्चों? सामाजिक धार्मिक कारण। तो ईसाई धर्म प्रचार और सामाजिक सुधारों से असंतोष, ये 1857 के प्रमुख कारण थे। 1857 के सबसे बुजुर्ग नेताओं में से कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे, जो दिल्ली से अगुवाई कर रहा था। कहाँ से? दिल्ली से। जिनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। रंगून जेल कहाँ है? तो वो म्यांमार में है। कहाँ है? म्यांमार में है। वीडियो को पूरा देखें, यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत मददगार साबित होने वाला है, और साथ ही फाइनल एग्जाम के लिए भी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में दादा भाई नौरोजी का योगदान लिखिए। तो सबसे पहले आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना
1885 ईस्वी में एओ हुम के द्वारा किया गया था। एओ हुम का पूरा नाम एलन ऑक्टोबियन हुम है और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी बेमुचंद बनर्जी थे। क्वेश्चन हमारा दादा भाई नौरोजी का योगदान पूछा गया है, तो हम लोग बात कर लेते हैं, जिसमें से हमारा पहला उनका योगदान था। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के संस्थापक नेताओं में से एक थे। दूसरा, उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तीसरा, उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत प्रस्तुत किया और कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने में मदद की। तो ये उनके द्वारा सहयोग किए गए या फिर दिए गए योगदान का 3 पॉइंट है। आप लोग इसे अच्छे से नोट कीजिएगा। आगे हमारा प्रश्न है भारत छोड़ो। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं कि 1942 का जो आंदोलन शुरू हुआ था उसमें किसी भारतीय ने अगुवाई नहीं कर पाया, क्योंकि अगुवाई करने से पहले सभी वरिष्ठ नेताओं को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन इस आंदोलन के तहत में गांधी जी का नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों को महसूस हो गया कि अब हमारा पाँव यहाँ पे जमने वाला नहीं है, अब हमें यहाँ से जाना है। दूसरा, यह आंदोलन अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ। तीसरा है, यह पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का आंदोलन था और इसमें जनसामान्य की व्यापक भागीदारी थी, अर्थात इसमें महिला पुरुष सभी कंधे से कंधे मिलाकर इस आंदोलन में भाग लिए थे। तो ये हमारा प्रश्न था। एक हमारा प्रश्न जो चोल साम्राज्य से था, जो कि हमारे फाइनल एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो उनके स्थान पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं, सूफी और भक्ति आंदोलन का समाज पर प्रभाव लिखिए। सूफी और भक्ति आंदोलन का समाज पर प्रभाव। सबसे पहले आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि मुस्लिम संप्रदाय में जब अधिक संघर्ष की भावना उत्पन्न हो गई, तो उनमें से जो कट्टर मुसलमान थे उन्होंने सूफी का धारण कर लिया था। सूफी शब्द सफा से निकला हुआ है और आप लोग हमें कमेंट में लिखे सूफी किस भाषा का शब्द है। बात करते हैं भक्ति आंदोलन का समाज पर प्रभाव। तो सबसे पहले दोनों आंदोलनों ने धार्मिक सहिष्णुता और एकता पर बल दिया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट कहता है जाति पाति उच्च नीच और अंधविश्वास का विरोध किया, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है इन्होंने समाज में भाईचारा प्रेम और भक्ति की भावना को बढ़ाया। चौथा पॉइंट है इन्होंने समाज में भाईचारा प्रेम और भक्ति की भावना को बढ़ाया। पांचवा, साधारण भाषा जैसे कि हिंदी उर्दू में संत और सूफी कवियों ने साहित्य की रचना की और इस समय के प्रमुख संत थे कबीरदास, गुरु नानक प्रमुख थे। इसके अलावा मीराबाई भी थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कहता है मौर्य साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था का वर्णन कीजिए। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था। तो राजस्व व्यवस्था भूमि राजस्व मुख्य आय का स्रोत था। भूमि से प्राप्त होने वाले आय मौर्य साम्राज्य के आय का आने की आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख स्रोत था। इसके अलावा अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके हाथों में थी? तो राजा टोडरमल के हाथ में थी। आप लोग नोट कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। टोडरमल के हाथ में था। वहीं राजा को उपज का लगभग 1/6 भाग कर के रूप में मिलता था। कितना? 1/6 भाग कर के रूप में दिया जाता था। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। इसके अलावा अन्य कर भी शामिल थे। मौर्य साम्राज्य में अन्य स्रोतों से भी टैक्स लिया जाता था, जैसे कि सिंचाई कर, इसके अलावा कृषि कर, इन सब के अलावा भी आय कर, इन सभी कर से मौर्य साम्राज्य में कर की व्यवस्था की गई थी। और आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं कि मौर्य साम्राज्य पहला हिंदू प्रधान साम्राज्य था। तो जितने भी हमारे प्रश्न थे मॉडल में, यानी कि 2 अंक के और 3 अंक के हमने आज कंप्लीट किए हैं। कल का हमारा जो वीडियो होगा वो 5 अंक का प्रश्न होगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।